नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में सितारगंज चीनी मिल के संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को आगामी पेराई सत्र तक सितारगंज चीनी मिल दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जल्द इसके लिए योजना बनाई जाए। इसके लिए टेक्निकल टीम एवं विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। सितारगंज में निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग होना जरूरी है। इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ने की बिक्री में परेशानी नहीं होगी व अन्य लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे। बैठक में विधायक सौरभ बहुगुणा, ग्राम्य विकास व पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी, मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर नरेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार बजट सत्र इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी में करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फैसला लिया है जिसका वो स्वागत करते हैं। अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तराखंड का ये बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी वहां पर बर्फबारी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड का भी विशेष ध्यान रखकर ये बजट सत्र होगा। को लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने गैरसैंण में बजट सत्र को करने की अपनी घोषणा की है और हम लोगों ने तब से ही और उससे पहले से भी, हालांकि मैंने तो एक बार पहले भी कहा था कि यदि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में होता है तो अच्छा रहेगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो हम लोग तो उसके लिए तैयारी पहले से शुरू कर दी थी और हमारी टीम वहाँ जा भी चुकी है। एक टीम अब 1-2 दिन बाद फिर हम लोग भेज रहे हैं और वो पूरे तरह से वहाँ पे जो भी वहाँ पे, चूँकि अभी वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी है, ये भी आपकी जानकारी में शायद होगा, उसके बावजूद हम सारी तैयारियाँ कैसे वहाँ मुकम्मल हों, कैसे हम विधानसभा का वो बजट सत्र जो किसी भी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है उसको हम कैसे बढ़िया और ठीक ठाक संपन्न कर सकें, उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले टाइम पे वो हमारा सत्र बहुत बढ़िया संपन्न होगा। कोरोना काल में सत्र होगा सर, तो पूरा उसकी गाइडलाइन का पालन किया जाए। देखिए, अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ और आपको भी जानकारी होगी कि कोरोना पहले से कहीं ना कहीं अब डाउनफॉल की तरफ है, यानी कि नियंत्रित है अभी हमारे प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। बहुत कम केसेज आज हमारे सामने आ रहे हैं और उसके बाद जिस प्रकार से वैक्सीन, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से हमारे स्थानीय यानी कि लोकल जो हमारा वैक्सीन बनी है और वो हमारे लोगों को लगनी शुरू हो गई, चाहे उसमें कोरोना वॉरियर्स हों, डॉक्टर्स हों, पैरा मेडिकल स्टाफ हो, तो मुझे लगता है कि तब तक सत्र के दौरान तक बहुत से लोगों को इसको लगा गया होगा, तो उससे कहीं ना कहीं नियंत्रण तो फिर होगा। तो उसको उस परिस्थिति के बाद फिर हम तय करेंगे हमें कैसे करना है, क्योंकि कोरोना के इस महामारी के दौरान 2 बार हमारे यहाँ सत्र हुए हैं देहरादून में, दोनों बार हमने उसको ठीक ठाक किए हैं, बड़े व्यवस्थित तरीके से किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अरुणाचल प्रदेश की भांति कीवी उत्पादन के लिए उत्तराखंड सरकार भी कीवी मिशन की कवायद में जुट चुकी है। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागीय अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के समन्वय से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, अरुणाचल के उद्यान मंत्री और उत्तराखंड के उद्यान मंत्री के मध्य जल्द ही बातचीत भी होगी। कृषि मंत्री उनियाल ने कहा है कि कीवी उत्पादन एक बड़ी नकदी फसल के रूप में उभरा है। देश में अरुणाचल प्रदेश ने इस मामले में छाप छोड़ी है। वहां के किसानों को इससे लगातार फायदा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की परिस्थितियां भी कीवी उत्पादन के लिए मुफीद है। बदली परिस्थितियों में उत्तराखंड में प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, जनरेशन वाइज लगातार लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही हैं, जिससे कि आज हाई प्रोडक्टिविटी के प्लांट्स और सीड्स की आवश्यकता है ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और उत्पादकता जब बढ़ेगी तो किसान की आय बढ़ने से तब जाकर के उसकी आर्थिकी, मैं समझता हूँ खेती के प्रति उसका झुकाव बढ़ेगा। बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके साथ एक कमेटी उनकी सुविधा अनुसार जहाँ उनको सुविधा लगे
चाहे ईटानगर में या देहरादून में, जहां भी वो करना चाहें, एक मीटिंग हम लोग करेंगे नाबार्ड की मध्यस्थता में, ताकि उस कंसेप्ट कीवी को एक रिवोल्यूशन के रूप में, मैंने कहा कीवी मिशन के माध्यम से इस राज्य में किसान की आर्थिकी को मजबूत कर सकें। उत्तराखंड सरकार गेस्ट टीचरों के साथ ही सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के कार्यरत पीटीए शिक्षकों को मानदेय वृद्धि की सौगात देने जा रही है। पीटीए शिक्षकों की मुराद सरकार ने पूरी कर दी है। उन्होंने 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि ये मानदेय उन पीटीए टीचरों को दिया जाएगा जो नियमित रूप से पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और पद के सापेक्ष पूर्व योग्यता रखते हैं। अभी तक 82 शिक्षकों को सरकार 10,000 प्रति माह मानदेय देती है। वहीं गेस्ट टीचरों का वेतन भी सरकार 15,000 से 25,000 करने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। गेस्ट टीचरों के लिए भी 15,000 रुपये वेतन हमने इसमें कम माना है और हमने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कम से कम 25,000 रुपये का प्रस्ताव पहले भी हमने दिया था निर्देश उनको, उन्होंने बनाया भी है और ये शासन लेवल पे लंबित है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ न कुछ डिसीजन होना चाहिए। पहले कहा है कि जो आदेश है उसको मंगा के उसकी समीक्षा की जाए। जो हमारे पीटीए शिक्षक हैं, कई विद्यालयों में जो पीटीए शिक्षक हैं उनको गवर्नमेंट के माध्यम से 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता था। इनके अलावा भी पद के सापेक्ष पूर्ण योग्यता रखने वाले बच्चे जो पिछले आज से पहले लगातार पूर्ण योग्यता रखने वाले और पद रिक्त है उसके सापेक्ष काम कर रहे हैं और 5 साल से नियमित काम कर रहे हैं, वित्त विभाग की सहमति लेके उनके बारे में भी हमको निर्णय करने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट उनको भी अपने स्तर से 10,000 रुपये वेतन दे। अभी तक तो हमने 82 शिक्षक लिए थे जिनको गवर्नमेंट पहले से 10,000 रुपये देती है। उनके अलावा कुछ शिक्षक और बच गए हैं जो पीटीए के माध्यम से रखे गए हैं, लेकिन उनकी योग्यता पूर्ण है, 5 साल लगातार पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन उनको गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, उनको वेतन नहीं देती है। उनको पीटीए समझेगी अपने माध्यम से कहीं 2,000 कहीं 4,000, लेकिन हमारा कहना यह है कि बच्चों की योग्यता पूर्ण है और नियमित रूप से 5 साल पढ़ा गए हैं वो, तो ऐसे बच्चों को भी मानदेय 10,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी जाना चाहिए, जैसे पहले कुछ शिक्षकों को जाता है। उत्तराखंड में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समय समय पर राज्य सरकारें बेहतर करने के लिए प्रयास करती रहती हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर नहीं ला पाई, जिसका खामियाजा आज दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहाड़ों में आज भी लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में डॉक्टरों की भारी कमी देखी गई है और जो स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो आज तक सरकार उन्हें नहीं दे पा रही है। आज हमें 4,000 से करीब डॉक्टरों की आवश्यकता है। जब हमारी सरकार बनी तो 1,1200 करीब डॉक्टर हमारे पास थे, आज 2,000 डॉक्टर हमारे पास हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो स्वास्थ्य सेवा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। शीघ्र ही हम 1200 डॉक्टरों की भर्ती, मुख्यमंत्री जी का बयान आपने देखा होगा, 1200 डॉक्टरों की हम भर्ती करने जा रहे हैं। ये डॉक्टर भर्ती होने के बाद हम यहाँ पर डॉक्टर की तैनाती कर सकेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और मैं जाके यहाँ से जाने के बाद यहाँ के डीजी से और हेल्थ सेक्रेटरी से बात करूंगा कि कम से कम अगर संभव न हो तो 4 दिन को कम से कम डॉक्टर यहाँ पर आए, ताकि यहाँ के लोगों को जो है इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। रुड़की पहुंचे 15 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री शदाब शम्स ने कहा कि प्रदेश में 0 टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी कीमत पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यकों के लिए योजना चला रही है। अटल आयुष्मान योजना में भी सभी को शामिल किया गया है।
डबल इंजन की सरकार में सभी वर्गों का विकास हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बहुत सारे काम हरिद्वार में चल रहे थे। कई सौ करोड़ के काम हैं, उनके निरीक्षण के लिए मैं आया था और निरीक्षण में हम लोगों ने देखा काम अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि हम पूरी ताकत से डबल इंजन की सरकार है और अल्पसंख्यक समाज को या अल्पसंख्यक क्षेत्रों का जो नज़रअंदाज करने की बात होती थी वो बिल्कुल मेरे प्रदेश में कम से कम नहीं है। और मुझे लगा कि काम बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। जहाँ कुछ कमी हम लोगों को दिखी, अधिकारियों को टाइट किया गया है और आगे उन्हें निर्देशित किया गया है कि काम में किसी तरह की कोई लापरवाही किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में 32वें सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राजधानी देहरादून में ट्रैफिक पुलिस ने बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए सीनियर सिटीजन के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सीनियर सिटीजन की तरफ से देहरादून में ट्रैफिक सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। एसपी ट्रैफिक प्रकाश आर्य ने बताया कि राजधानी में ट्रैफिक की रोजाना परेशानियों को दूर करने के लिए सीनियर सिटीजन से महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं और उन्हें ट्रैफिक पुलिस की ओर से लागू किया जाएगा। देखिए, प्रथम जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है इस बार, इसकी ग्रेविटी को देखते हुए, जैसे आप लोग विदित हैं कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, इस बार से ये एक पूरे मंथ चलेगा। इसी क्रम में आज वरिष्ठ नागरिकों की गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उनके सुझाव भी लिए गए और उन पर क्या उनके निदान हैं उस पर परिचर्चा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इस पर संज्ञान लिया गया है। जो भी सुझाव दिए गए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर के खड़गपुर देवीपुरा में कृषि कानूनों एवं कमरतोड़ महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा घर घर कांग्रेस बूथ कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव की मुहिम का आगाज करते हुए घर घर कांग्रेस बूथ बूथ कांग्रेस प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूंककर अपना रोष जताया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका सौंपी है, जिसे कांग्रेस पूरी तरह से निभाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस इस प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और विपक्षी भूमिका उत्तराखंड के लोगों ने हमको सौंपी है और निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि हम इस प्रदेश के अंदर जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लगातार उठाने का काम करें, उस आवाज को बुलंद करने का काम करें। 2022 का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और उत्तराखंड के लोगों ने भी मन बना लिया है कि 2022 जल्दी आए और इस सरकार की विदाई हो। इस दिशा में जो है कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की जनविरोधी सरकार बताया। कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस कमेटी महिला जिला अध्यक्ष रशिम चौधरी ने कहा कि आज महंगाई से जनता परेशान है और आप किसानों को देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर धरने पर बैठे हैं। बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा केवल सत्ता हथियाने के लिए इस्तेमाल करती है। मोदी जी ने करा है और त्रिवेंद्र रावत जी का सर्वे हो चुका है कि सबसे फिसड्डी और सबसे बेकार मुख्यमंत्री जो है हमारे त्रिवेंद्र रावत जी का नाम आया। तो महंगाई की जो मार है हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे किसान भाइयों को देखिए, अभी वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बॉर्डर्स पे, आप ये बताइए, ये हिंदुत्व की बात करके जो सत्ता में आए हैं ये लोग, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वहाँ पे बैठ के एक जगह भोजन कर रहे हैं और एक जगह अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं 3 काले कानूनों के लिए। तो ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। बेसिकली इन लोगों का जो
एजेंडा है वो सत्ता को हथियाने का है। इनको समाज हित से, देश हित से और देशों जो जनता रहती है, जिन्होंने लाइन में लग के वोट करी है, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। इतनी महंगाई है, इसके लिए पूरे हमारे अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उनके नेतृत्व में, संजय पालीवाल जी के नेतृत्व में और हमारे महानगर के अध्यक्ष कलीम खान जी के नेतृत्व में किया गया है कि ये जो बढ़ती महंगाई हो रही है, कि बेरोज़गारी हो रही है, उसके लिए हमने पुतला दहन किया है। जो सिलेंडर हमें 400 रुपये का कांग्रेस के टाइम में 350 रुपये का मिलता था, आज वो हमें 710, 800 का मिल रहा है। और सब्सिडी भी जो आ रही थी वो सब्सिडी भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। पहले सब्सिडी आती थी 100-150 रुपये आती थी, अब वो 10-12 रुपये मुश्किल से सब्सिडी आ रही है। बेरोज़गार होते जा रहे हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में। कांग्रेस पार्टी की हल्द्वानी विधानसभा नवनियुक्त प्रभारी राम बाबू मिश्रा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्हें एक जिम्मेदारी देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल पर भी निशाना साधा। स्वतंत्र है कि हमारे जो प्रभारी हैं, जो उत्तराखंड के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी हैं और हमारे प्रीतम सिंह जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने, हमारे नेताओं ने, दोनों नेताओं ने हमको जो प्रभार हल्द्वानी सौंपा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पे विश्वास करके उन्होंने इतनी बड़ी विधानसभा हल्द्वानी की, जो हमें वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है। मेरा काम है कि मैं ब्लॉक और विधानसभा के स्तर पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो मुझे करने होंगे, जैसे कि विधानसभा का अंतर्गत आने वाले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन पूर्ण करना, ब्लॉक पदाधिकारियों के मध्य कार्य विभाजित करना, विभागीय स्तर राजनीतिक विवरण तैयार करना, बूथ कमेटियों को गठन करना, न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत को गठन करना, ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय का लेखा परीक्षा करना महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जो कि हम इन लोगों को तैयारी कराएंगे आगे 2000। होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, ये कहावत सटीक बैठती है देहरादून के 9 वर्षीय छात्र सूर्याश सेठी की, जिसने अपनी प्रतिभा को न केवल प्रदेश सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को अपना कायल बनाते हुए 10,000 का नगद पुरस्कार भी जीता। इस छात्र ने ऐसा क्या किया है जिसने केंद्र सरकार को भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया है? पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन उसको पहचानने की जरूरत जरूर होती है। कि जिस तरीके से आज हमारे साथ मौजूद हैं सूर्यांश सेठी, जिनको राजधानी देहरादून से एक अवार्ड हासिल उन्होंने किया है, कि 2 अवार्ड उनको मिले हैं। उन्होंने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे, उनको भारत सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया है। हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से उनको प्रोत्साहन मिला है और क्या कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने बनाकर सरकार को भेजे थे, जिससे उनको एक प्रोजेक्ट मिला है और साथ ही पुरस्कृत भी उनको किया गया है। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सूर्यांश, जिस तरीके से आपको भारत सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया गया था, किस तरह के प्रोजेक्ट जो आपने बनाए थे, तो क्या कुछ प्रोजेक्ट आपने बनाए थे? एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था इंस्पायर अवार्ड का, वो स्कूल द्वारा भेजा गया था। वो एक संस्था है इंस्पायर अवार्ड्स मानक करके, वो वहाँ पे जाता है। हर साल स्कूल से 5 बच्चे जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट जाते हैं। तो वहाँ पे एक मेरा भी था और उसमें मैंने इस पे बनाया था कि जैसे रेलवे ट्रैक्स के पास में जैसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होते हैं, वहां से जैसे ट्रेन पास होती है तो कभी हाथी शेर उसके बीच में आके उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको बचाने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में ये होगा कि जैसे रेलवे ट्रैक है उसके दोनों तरफ में हम वायर फेंसिंग कर देंगे जिसमें सेंसर्स रहेंगे। जैसे अगर उस तरफ से किसी साइड से एक हाथी या जानवर आएगा तो वो जैसे उसके पास आएगा तो उसको थोड़ा सा शॉक लगेगा ताकि वो पीछे हट जाए। और उसमें डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं होता रहेगा, उसमें वो करंट तभी फ्लो होएगा जब उसमें सेंसर में वो उसकी रेंज में आएगा।
बिल्कुल, इन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बिल्कुल इस तरह के मामले सामने आते हैं कि लगातार हाथी हो या जंगली जानवर, शेर हो या कुछ भी जंगली जानवर हो, लगातार ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किया है, जिसमें इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो ट्रैक्स है उसके आसपास सेंसर लगाए जाएं और उसको जो है जैसे ही जंगली जानवर उनके पास पहुंचेंगे तो उनको हल्का सा शॉर्ट करंट का लगेगा, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं होगा और वो पीछे हट सकते हैं, जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने काफ़ी पसंद किया है, जिसके एवज में इनको 10,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया गया है। तो वहीं इनको एक मैथमेटिक्स में भी पुरस्कार किया गया है। पूरे वर्ल्ड में 5% पर इनका नंबर आया है। तो हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का अवार्ड मैथमेटिक्स में भी इनको प्राप्त हुआ है। सूर्या जी, जिस तरीके से मैथमेटिक्स में पूरे वर्ल्ड में 5% पर आपका नंबर आया, तो किस तरह का अवार्ड था ये? जैसे हमें पता है ब्रिक्स कंट्रीज हैं, वहाँ पे उनका हर साल एक मैथमेटिक्स कंपटीशन होता है, तो उसमें इस साल भी हुआ था। वो मैंने पिछले साल भी गया था, उसमें भी मेरा विनर सर्टिफिकेट था। इस साल भी विनर सर्टिफिकेट है। ये 60 मिनट्स का होता है और मैंने इसे 9 मिनट्स 30 सेकेंड्स में कंप्लीट कर दिया था और मेरे 80 में से 77 अंक आए थे। सूर्या जी, आपको 2 अवार्ड मिले हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि क्या जिस तरीके से आपको अवार्ड मिले हैं तो एक गौरवान्वित जो होता है वो महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है इसके लिए। यदि हम बात करें, जैसे आप बच्चे हैं, अभी 9वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 15 साल की आपकी उम्र हुई है, तो क्या बच्चों से कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें और ऐसे अवार्ड हमेशा प्राप्त करते रहें? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अलग एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लें, जैसे अलग अलग ओलंपियाड्स वगैरह में भी आप पार्ट लें और अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स के बारे में आप रिसर्च करें। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पर कहा है, एक संदेश बच्चों को दिया है कि जिस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ उनसे कहा है कि अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको भी करते रहें और साथ ही अवार्ड्स प्राप्त करने की, अपने देश की, अपने प्रदेश की जो प्रतिभा है उसको सामने लाएं। कहीं ना कहीं उससे हमारा भी भविष्य सुधरेगा और साथ ही जो देश है या प्रदेश है उसका भी भविष्य सुधरेगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़, देहरादून। हल्द्वानी में अमेज़न प्राइम वीडियो में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव का विरोध तेज हो गया है। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज के निर्देशक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलाकारों का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर निर्देशक अली अब्बास इस तरह की फिल्म बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल इस फिल्म को बैन कर इसके निर्माता निर्देशक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। तो तांडव वेब सीरीज बनाई गई है, उसमें हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक दृश्य दिखाए गए हैं, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला फूंककर भारत सरकार से ये मांग की है कि वेब सीरीज के साथ साथ इन कलाकारों को भी हमेशा के लिए बैन किया जाए, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की लिखी हुई स्क्रिप्ट यहाँ भारत में अपना रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कने की संभावनाएं हैं। इसलिए हम पुतला फूंककर ये विरोध दर्ज करते हैं कि इन लोगों को पूर्ण रूप से बैन किया जाए। रुड़की स्टेट हाईवे को लेकर मामला एक बार फिर गर्मा गया है। हाईवे के निर्माण को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने आगामी 27 जनवरी को पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर तालाबंदी करने और 31 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष ने रस्तोगी ने हाईवे पर ही आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को एक चिट्ठी भी भेजी गई। पूरे मामले पर राजेश रस्तोगी से बातचीत की लश्कर संवाददाता जसवीर सिंह ने। आइए देखते हैं। हाईवे के निर्माण को लेकर के कांग्रेस सेवा दल ने अब फिर अल्टीमेटम दे दिया है। इस बार 27 जनवरी को पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में ताला लटकाने यानी कि ताला डाल देने और वहीं धरना देने का ऐलान किया गया है। हमारे साथ में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव जुड़े हुए हैं, रस्तोगी जी, उनसे बात करेंगे। रस्तोगी जी, आंदोलन का ये चौथा चरण है, इस बार आपने तालाबंदी की घोषणा की है, क्या प्रोग्राम है? हमने 27 जनवरी का ऐलान कर रखा है। 27 दिसंबर को ही हमने कह दिया था कि 27 जनवरी को हम अगर रोड का निर्माण 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो हम पीडब्ल्यूडी का विभाग का तालाबंदी करेंगे और 31 जनवरी को रोड की किराए पर आत्मदाह करेंगे।
हमने सूचना भी दे रखी है, सब लिखा पढ़ी कर रखी है और एसडीएम साहब के माध्यम से सबको सूचना भी गई है। और जो विभाग इतना निकम्मा हो वो एक ट्रक बजरी डाल के खड्डे भी ना भर सके, उसे खुले रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे दफ्तर तो बंद ही हो जाने चाहिए और हम तालाबंदी करेंगे, धरना भी देंगे 27 जनवरी को। इसमें लगभग कितने लोग आपके साथ रहेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता और क्षेत्र की और जनता को भी आपने आह्वान किया है? लोग तो काफ़ी आने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने कांग्रेस सेवा दल के लोगों को ही आमंत्रित करते हैं 50 के अंदर अंदर उनकी संख्या रहे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मतलब जिस तरह तालाबंदी होगी सरकार आपके खिलाफ यानी कि प्रशासन मुकदमे भी कर सकता है? हाँ, मैं जानता हूँ प्रशासन मुकदमे करेगा, लेकिन जिस आदमी ने सड़क निर्माण के लिए 31 जनवरी को आत्मदाह की घोषणा कर रखी हो, जिसने जान ही देने की सोच रखी हो, तालाबंदी क्या है, मुकदमा दर्ज करें, वो ये करें जो करें ये करते हैं, इनका करने का काम है ये करें। लेकिन जैसा मुकदमा ये दर्ज करेंगे, अगर अच्छा होगा ये उनके दर्ज करें जो सड़क के गद्दार हैं, जो नहीं चाहते सड़क बने, उनके खिलाफ मुकदमा करें। यानी कि 31 तक यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप साफ तौर पर आत्मदाह करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। वो कह चुका हूँ अपने परिवार के सामने, अपने सेवा दल के सामने, अपने पार्टी नेताओं के सामने, सबको कह। चलिए, तो राजेश रस्तोगी ने साफ कर दिया कि 27 को तालाबंदी है, फिर कई दिन तक धरना प्रदर्शन चलेगा। यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी सड़क का निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ, तो फिर 31 जनवरी को ये हाईवे पर आत्मदाह करेंगे। आज की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।